हेलो एवरीवन। चलिए आज एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट की चर्चा करने जा रहे हैं। ये सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में अगर देखा जाए तो ये जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट काफी इसको इजीली ले लेता है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सीखना बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स क्या है? सबसे पहले तो आप ये समझिए जो मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट जिसको पूरा यूनिवर्स अप्लाई करता है। किस लिए अप्लाई करता है? ताकि वो अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से मैनेज कर सके। कि बिना बिजनेस को मैनेज किए हुए हम प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। हमें हर एक चीज देखना पड़ता है कि किस तरीके से मैं बेहतर काम कर सकूं, अपने बिजनेस को एक्सपेंशन कैसे कर सकूं, एक एम्प्लॉय को मोटिवेट कैसे कर सकूं, एक एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स को खुश कैसे रख सकूं, कस्टमर्स क्या चाहता है हमसे, बोर्ड क्या चाहता है हमसे, हमारे इन्वेस्टर्स हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है। ये सारा चीज हमें मैनेजमेंट सिखाता है। तो पहले क्या होता था, सिर्फ बिजनेस पे हम ये अप्लाई करते थे। आज यूनिवर्स में अप्लाई हो रहा है। हर एक क्षेत्र में मैनेजमेंट की जरूरत है। चाहे आप स्कूल्स की बात करें, चाहे इंस्टीट्यूट की बात करें, चाहे कॉलेजेस की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें, सोसाइटी की बात करें, या सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे बोलना चाहता हूं या फैमिली की बात करें, बिना मैनेजमेंट का कुछ होने वाला नहीं। मैनेजमेंट का एमसीक्यू हम सॉल्व करने जा रहे हैं, लेकिन एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले मैनेजमेंट के हर एक चैप्टर की डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं, ताकि आपको एक रिव्यू मिल जाए। ज्यादा समय नहीं लूंगा, 40 मिनट के अंदर हर एक चैप्टर्स की रिव्यू मैं आपको दे दूंगा, जिसको सुन लेने से आप आसानी से उस चैप्टर्स में पास कर जाएंगे। जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है, ये है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट एंड डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट। ये 16 मार्क्स अलॉट करता है। तो मैनेजमेंट की कंसेप्ट क्या है? मैनेजमेंट की कंसेप्ट पीटर ड्रकर के अनुसार मैनेजमेंट एक मल्टीपर्पज ऑर्गन है। यानी इसका कहने का मतलब होता है जो मैनेजर्स होते हैं एक वर्कर से कैसे काम करवाएगा, ये एक मैनेजर को इसकी स्किल्स होनी चाहिए ताकि बेहतर तरीके से उस चीज को मैनेज कर सके, काम करवा सके। यानी मैनेजमेंट क्या है? कुछ भी करवाने का, सामने वाले से कुछ करवाने का एक आर्ट है। अगर मैं बोलूं आप हमारे वीडियो को देखिए, आप हमारे लेक्चर्स को देखिए, तो मैं किस तरीके से वीडियो बनाऊं, ऐसे क्या कंटेंट दूं, ऐसे क्या कंसेप्ट दूं जो आप उसको रिव्यू करेंगे, आप देखेंगे, बोलेंगे यार सर का वीडियो अच्छा है काफी। यानी मेरा कहने का मतलब ये है सामने वाले से किसी चीज को कंप्लीट करवाना, कोई काम करवाना, यानी कि जो आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे, इसको मैनेजमेंट बोलते हैं। यानी जो मैनेज कर रहा है, जिसको पता है कि ये बंदा किस तरीके से परफॉर्म करेगा, ये किस तरीके से वर्किंग एक्टिविटी करेगा, इसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं। क्लियर के लिए है इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट का? सबसे पहली बात तो जो रिसोर्सेस आपके पास में अवेलेबल है उसकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, यानी कि उसको मैक्सिमम यूज कर सको। दूसरा है आपकी स्ट्रेंथ देखना पड़ेगा, कहां पर आप बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका रिलेशंस कैसा है। फिर आपके द्वारा आपके एम्प्लॉई मोटिवेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस तो वही फॉलो करेंगे, ये तभी फॉलो करेंगे जब वो मोटिवेट होंगे आपसे। फिर आपकी जो मैनेजमेंट है ये इफेक्टिव होनी चाहिए। बिजनेस को एक्सपेंशन कैसे किया जाए, स्पिरिट को डेवलप कैसे किया जाए, मैनेजर अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज करेगा, टर्नओवर जो एब्सेंटिज्म है उसको रिड्यूस कैसे किया जाए ताकि लोग कम से कम टाइम वेस्ट करें। ये सब, ये साउंड ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्रिएट होगा, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन जो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहा हो रेगुलर, ये कैसे होगा, ये सारा चीज मैनेजमेंट के द्वारा होगा। नेक्स्ट जो मैं बात करने जा रहा हूं ये है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की जो फंक्शंस है, जो एक्टिविटी है, वो क्या है? पहला तो सबसे पहले किसी भी चीज को मैनेज करने के लिए प्लानिंग का होना जरूरी है। विदाउट प्लानिंग हर एक चीज फेल है। मैं खुद जब कुछ अच्छा करता हूं या कुछ करने वाला रहता हूं, उससे पहले मेरी प्लानिंग होती है, मेरी टीम होती है जो मेरा साथ देता है, जो ये जानना चाहता है, देखना चाहता है, हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, जो कल को सर ये करने वाले हैं, भैया ये करने वाले हैं। तो एक प्लानिंग होना जरूरी है किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए।
जब आप प्लानिंग करते हो ना तो आपके पास बहुत सारे प्लान होते हैं, उसमें सिलेक्ट करना पड़ता है बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या होगा। शादी तो आप ऐसे नहीं करोगे ना, शादी क्या ऐसे करोगे क्या, आप कई सारे लोगों से मिलोगे या बातचीत करोगे, बोले ये लड़का अच्छा है या ये लड़की अच्छी है, तब जाके आप शादी करोगे, हाँ ये बंदा मेरे लिए सही होगा या बंदी मेरे लिए सही है। यानी कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो होता है ना वो आपके द्वारा सेलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग, किस तरीके से आप उसको ऑर्गेनाइज करते हो ताकि आप कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको। फिर आता है स्टाफ को कैसे मैनेज करोगे, डायरेक्शन कैसा आपका होगा, सुपरविजन कैसे करोगे आप, आपकी कम्युनिकेशन कैसा होगा। फिर आता है आपका लीडरशिप कैसा होगा, मोटिवेशन कैसा होगा, कैसे कंट्रोल करोगे, ये सब जानना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट मैं आपसे बात करने वाला हूं, मैनेजमेंट साइंस भी है, आर्ट्स भी है, प्रोफेशंस भी है। सर ये कैसे मैनेजमेंट साइंस है, किसी चीज को सिस्टमेटिक तरीके से डालना और उसके फैक्ट को समझना, ये साइंस ही तो है, क्लियर कि नहीं है। आर्ट्स क्या है, उसको बेहतरीन तरीके से समझाना, सिस्टमेटिक तरीके से। सर क्या मतलब हो गया, जो आपकी बॉडी ऑफ नॉलेज कैसा है, किस तरीके से एक्वायर कर रहे हो, उसके प्रिंसिपल्स को कैसे फॉलो कर रहे हो, लॉजिक को कैसे समझ रहे हो, आप किसी एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मैनेजमेंट आर्ट्स कैसे क्या है, आपकी अपनी स्किल्स को यूज करते हो, आपकी अपनी क्रिएटिविटी होती है जो आपके अंदर परफेक्शन से लेके आता है, यही तो आर्ट्स है। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज और स्किल्स को यूज करना क्या है, साइंस एंड आर्ट्स है। तो सर ये प्रोफेशन कैसे हो गया, प्रोफेशन हो गया किसी भी चीज की परफेक्ट नॉलेज आपके पास में होना चाहिए, वेल डिफाइंड आप कर सको, क्लियर कि नहीं है। ये सब क्योंकि हर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होता है, हर कोई, जैसे एक लॉयर वही वही वो लोग ही प्रैक्टिस करेंगे जिसको मेंबरशिप मिला होगा, इसके अलावा कोई और प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। डॉक्टर भी जिसके पास डिग्री होगा वही डॉक्टर से प्रैक्टिस कर सकता है, ट्रीटमेंट कर सकता है। तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है इन सब चीज में, उसकी अपनी एक एसोसिएशन है, तो ये सब बहुत ही जरूरी है, क्लियर कि नहीं है, ये समझिएगा। कुछ लेवल ऑफ मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, 3 लेवल है मैनेजमेंट का। पहला है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट जिसको हम एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, दूसरा है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट जिसको हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, तीसरा है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट जिसको हम सुपरवाइजरी बोलते हैं, क्लियर के लिए है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट उसमें सीईओ, जीएम हो गया, एमडी हो गया, ये लोग आ जाते हैं। इनका काम क्या है, रिसोर्सेज को यूज करना, क्योंकि इनका रिस्क काफी हाई होता है। मिडिल लेवल में जो आता है ये आप एग्जीक्यूटिव्स वगैरह आ जाते हैं जो मैनेजर्स वगैरह का काम करता है। लोअर लेवल में सुपरवाइजर्स और वर्कर्स वगैरह आ जाते हैं, ये बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट हमारा है मैनेजमेंट स्किल्स क्या है। मैनेजमेंट स्किल का मतलब है किसी भी क्रिटिकल काम पे बेहतर तरीके से किसी काम को करने को ही हम मैनेजमेंट स्किल्स बोलते हैं। ह्यूमन स्किल्स क्या है, जो हम लोग क्या करते हैं, हम एक टीम बिल्ड करते हैं, एटीट्यूड्स देखा जाता है, हम किन लोग सब रहकर काम कर रहे हैं, हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, ये बहुत जरूरी हो जाता है। टेक्निकल स्किल, टेक्निकल नॉलेज है कि नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स, आप शरीर से तो बड़े हो गए लेकिन बात करने का तरीका आपका नहीं है, तो आपकी जो ये कम्युनिकेशन स्किल है वो बेहतर नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, सामने वाले हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हो जाएगा। लीडरशिप स्किल होना चाहिए आपके अंदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, ये सब चीज होना चाहिए। मैनेजमेंट टास्क क्या होता है, कोचिंग, प्लानिंग, ये सब कुछ मैनेजमेंट टास्क में आता है। डेलीगेशन कहता है, निगोशिएटिंग कहता है। ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर का, जो मैं आपको कुछ बातें आपको बताया, ये सब याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट जो मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, ये जो आपका है, ये है आपका डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट। कहने का मतलब ये है क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, किस तरीके से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, उसकी मैनेजमेंट कैसे किया जाए। ये जो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की जो थॉट है ना, ये एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा दिया गया है। ये बोलते हैं किसी भी प्रिंसिपल को रिप्लेस करना, रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है हम कैसे काम करते हैं वो मोस्ट एफिशिएंट है कि नहीं है। साइंटिफिक एलोकेशंस क्या है, बैलेंस कैसे हम बना के रखते हैं, क्लियर ना। किसी भी प्लानिंग किस तरह से प्लानिंग करेंगे, ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड करेंगे, वर्क को कैसे डिवाइड करेंगे, ग्रुप का एफर्ट कैसा होगा, ये सब बहुत जरूरी है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। किसकी बात कर रहे हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। सर ये साइंटिफिक मैनेजमेंट को किसने डिफाइन किया है, एफ.डब्ल्यू. टेलर। इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम्स में आ सकता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा ये मैनेजमेंट दिया गया। सर साइंटिफिक मैनेजमेंट का एडवांटेज क्या है,
ये प्रोडक्शन को इनहेंस करता है, बढ़ाता है, आपकी एबिलिटी को कंट्रोल करता है, इनएक्यूरेसी को डिक्रीज करता है, जो ऑटोक्रेसी है उसको डिक्रीज करता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है, क्लियर कि नहीं है, क्विक डिसीजन लेने में आपको मदद करता है, कस्टमर के लिए बेनिफिशियल्स है, ये सारा चीज कहीं ना कहीं है। ये सब कुछ सबका सब चीज कहीं ना कहीं साइंटिफिक मैनेजमेंट में बताया जाता है, क्लियर कि नहीं है। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं ये है हेनरी फ्योल के बारे में। आप बोल सकते हो फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी, ये भी एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। फादर्स ऑफ मॉडर्न थ्योरी, फादर्स ऑफ मॉडर्न थ्योरी की हम बात कर रहे हैं। तो हेनरी फ्योल ने किसकी बात किया? हेनरी फ्योल ने बोला पहले प्लानिंग करो, फिर ऑर्गेनाइजिंग करो, फिर स्टाफिंग करो, फिर कमांडिंग करो, फिर कोऑर्डिनेट करो, फिर कंट्रोल करो। तो हेनरी फ्योल ने 6 आइटम्स की बात किया है, क्लियर कि नहीं है। 6 आइटम की भी बात हेनरी फ्योल, फिर हेनरी फ्योल ने एडमिनिस्ट्रेशंस की बात किया, ऑर्डर भी बोल सकते हैं, ये सब इनके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है नियो क्लासिकल थ्योरी। नियो क्लासिकल थ्योरी किसके द्वारा बोला गया? एल्टन मायो के द्वारा। ये सब एमसीक्यू में काफी इंपैक्ट पड़ेगा। सर पहले फिर से रिपीट कर देता हूं मैं आपको, आप बोलोगे भैया ये बताओ एफडब्ल्यू टेलर ने क्या बोला? एफडब्ल्यू टेलर ने बोला साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में, क्लियर कि नहीं है। हेनरी फ्योल ने किसके बारे में बोला? ये फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी है, ओके। और ये जो आपका एल्टन मायो किसकी बात करता है? नियो क्लासिकल थ्योरी की बात करता है। किसकी बात करता है? नियो क्लासिकल थ्योरी की बात करता है। चलिए ये तो हम बात समझ में आ चुका है, तो ये क्या बताना चाह रहा है, क्लियर ना। साइंटिफिक अप्रोच का बिहेवियर क्या है? बिहेवियर ह्यूमन रिसोर्सेज अप्रोच को हम कैसे यूज करते हैं। कहीं ना कहीं अब्राहम मैस्को और डगलस मैकग्रो ने किसकी बात किया है? साइंस अप्रोच की बात किया है। किसकी बात किया है? साइंस अप्रोच की बात किया है, क्लियर कि नहीं है। बिहेवियर साइंस अप्रोच क्या है? ह्यूमन की बिहेवियर बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग कभी भी चेंज हो सकता है। इसकी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है? मैनेजमेंट पे कंट्रीब्यूशंस क्या है? आप ह्यूमन के बिहेवियर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, वो कभी कुछ और बोल रहा है, कभी कुछ कर और रहा है, वो कभी तुरंत इंस्टेंट चेंज हो सकता है, क्लियर कि नहीं है। तो ये सब आपको जानना बहुत जरूरी है, तो ये सब चीज आप याद रखिएगा। ये सारी चीज आप कहीं ना कहीं एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्लियर कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये बोलूं जो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कौन है, तो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट क्या है? हेनरी फ्योल है। फिर मैं बोलूं साइंटिफिक मैनेजमेंट कंट्रीब्यूशन किसके द्वारा किया गया है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट कंट्रीब्यूशन किया गया है एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी का कंट्रीब्यूशन किसने किया था? तो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी की कंट्रीब्यूशन मार्क्स वेबर ने किया था, क्लियर कि नहीं है। अगर मैं आपको ये बोलूं जो स्पिरिट डी कॉर्प किसने दिया है, तो स्पिरिट डी कॉर्प जो है ये आपका हेनरी फ्योल ने दिया है। हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट्स किसके द्वारा कंडक्ट किया गया था? हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट जो है ना ये आपका एल्टन मायो के द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया था। तो ये सब चीज बहुत ज्यादा मायने रखता है, ये सब चीज याद रखना है, ये चीज बार बार मेरे को रिमाइंड करना है आपको ये सब चीजों को लेकर, क्लियर कि नहीं है। तो ये सब आएगा। फिर विच वन इज नॉट एन एलिमेंट, मैकेंजी का 7 फ्रेमवर्क क्या क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर का बात किसने किया है? प्रॉब्लम सॉल्वर का बात जो है ये हमारा कहीं ना कहीं डिसीजन थ्योरी स्कूल्स में बताया गया है, क्लियर कि नहीं है। तो ये सारा चीज आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं प्लानिंग की। किसी भी चीज को कंप्लीट करने के लिए प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास में एक बेहतर प्लान नहीं है तो कभी भी आप उसको एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते हैं। तो सर प्लानिंग का मतलब क्या है? किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रोसेस जो आपके द्वारा यूज किया जाता है एक्शंस लेने के लिए। तो जब आप एक्शंस लेते हो, डिसीजंस लेते हो, फैक्ट को कंसीडर करते हो, तो बिना प्लानिंग नहीं होगा। तो प्लानिंग क्या है? किसी भी एक्शंस को लेने के लिए जो पहले प्री प्लान किया जाता है, यानी आप ये देखना चाहते हो जो आप उसके लिए यूजफुल हो कि नहीं हो, यानी आपके द्वारा जो काम किया जा रहा है वो परफेक्ट है कि नहीं है। देखो सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, नूट्स एंड ओडोनल्स ने क्या बोला है? बोला कोई इंटेलेक्चुअल प्रोसेस जिसके जरिए हम एक्शंस लेंगे, क्लियर कि नहीं है, फैक्ट को कंसीडर करेंगे, ये हमारे लिए प्लानिंग है। प्लानिंग के जरिए हम गोल को सेट कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी यानी जो रणनीति है उसको डेवलप कर सकते हैं, हम आउटलाइन पे जाकर कुछ सोच सकते हैं, शेड्यूल सेट कर सकते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम सुनिश्चित कर सकते हैं। ये सब प्लानिंग के जरिए ही तो कर सकते हैं।
अब इंपॉर्टेंस क्या है प्लानिंग का? पहला इंपॉर्टेंस है एफिशिएंसी को इंक्रीज कर दो। अगर आपने अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा दिया, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते हो। ये सारी चीज आपकी डिपेंड करता है एफिशिएंसी के ऊपर। दूसरा है जो बिजनेस रिलेटेड रिस्क है ना, उसको रिड्यूस करना, ये प्लानिंग करने के बाद ही पॉसिबल हो पाएगा। तीसरा है प्रॉपर कोऑर्डिनेट करना, क्लियर ना, ऑर्गेनाइज करना, राइट डायरेक्शंस देना, ठीक है ना, गुड कंट्रोल्स करना, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, मोटिवेट करना, इनकरेज करना, इनोवेशंस करना, डिसीजन बेहतर तरीके से लेना, ये सब प्लानिंग का ही नतीजा है। लेकिन इसमें सर एमसीक्यू का इफेक्टिव क्या है? नूट्स एंड ओ जर्नल्स ने इंटेलेक्चुअल प्रोसेस की बात किया है, ये मेन है। ये गोल को सेट करने के लिए बात कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने की बात कर रहे हैं, प्लानिंग प्रीमाइसेस की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, प्लानिंग पीरियड कितने दिनों की होती है उसकी बात कर रहे हैं, एफिशिएंसी की बात करते हैं, ऑल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शंस की बात करते हैं, इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं, स्ट्रेटजी की बात करते हैं, मॉनिटरिंग की बात करते हैं। नेचर के अनुसार ऑपरेशनल प्लान होता है, टेक्निकल प्लान होता है, स्ट्रेटेजिक प्लान होता है। मैनेजरियल लेवल के अनुसार टॉप लेवल प्लान, मिडिल लेवल प्लान और लोअर लेवल प्लान होगा। टाइम के अनुसार लॉन्ग टर्म प्लान होगा, इंटरमीडिएट प्लान होगा, शॉर्ट टर्म प्लान होगा, और यूज के हिसाब से सिंगल प्लान, स्टैंडिंग प्लान होगा। क्लियर कि नहीं है? ये सारा चीज आप याद रखिएगा। प्लानिंग प्रीमाइसेस में इंटरनल प्रीमाइसेस आता है, एक्सटर्नल प्रीमाइसेस आता है, कंट्रोलिंग प्रीमाइसेस आता है, और सेमी कंट्रोलिंग प्रीमाइसेस आता है, और अनकंट्रोलेबल प्रीमाइसेस आता है। बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव प्लान में बैरियर्स क्या क्या है? इफेक्टिव प्लानिंग का पहला बैरियर, पहला बाधा जो है ये पुअर कम्युनिकेशन है। अरे सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं करने से कई सारे रिश्ते टूट जाते हैं। गलती होता भी नहीं, इंसान को गलत मान लिया जाता है। तो पुअर कम्युनिकेशन सही चीज नहीं है। कम्युनिकेशन इसलिए जरूरी है ताकि हो सके जो सही चीज सामने में निकल के आ सके। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की कमी होना, रेजिस्टेंस का होना, सिचुएशन को सही से नहीं देख पाना, इवेंट को नहीं देख पाना। फ्यूचर आपका धुंधला कब हो जाता है? जब आप अपने फ्यूचर को सही तरीके से एनालाइज नहीं कर पाते हो। सोशल रिस्ट्रिक्शन है, लैक ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, आपके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग है ही नहीं। रेमेडीज क्या है, इसकी दवा क्या है? स्टार्टिंग करो एट द टॉप से, रिकॉग्नाइज करो, लिमिट बनाओ, कम्युनिकेट करो, पार्टिसिपेट करो, रिवाइजिंग करो, अपडेट करो, कंटिजेंसी करो, डिस्कस करो, ट्रेनिंग करो, एक्सपेंशन करो, प्लानिंग क्लाइमेट्स क्रिएट करो, इंफॉर्मेशन हो सके पॉसिबल करो, मल्टीपल सोर्सेस इंफॉर्मेशन का इकट्ठा करो। ये सब चीज आपके लिए जरूरी हो जाता है, तब जाके आप किसी बिजनेस में सक्सेसफुली क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं। क्लियर कि नहीं? एंटिसिपेट प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही तो प्लानिंग है। एक ऐसा चीज जो हमें, जिसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन जब वो मेरे सामने में आता है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा प्लानिंग होता है। क्लियर है? नेक्स्ट जो हम चैप्टर की बात करते हैं ये ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? किसी भी अथॉरिटी का जो रिलेशनशिप है, क्लियर कि नहीं है, उसको कोऑर्डिनेट काम करते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। यानी किसी इंटरप्राइज की जो स्ट्रक्चर्स है उसको हम प्लानिंग, यानी प्लानिंग के बाद जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं उसको हम ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। रिसोर्सेज को यूज कौन करेगा? ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। बेनिफिट्स क्या है, यानी इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशंस का? स्पेशलाइजेशन का होना जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो बेस्ड के डिसीजंस मायने रखे। रोल क्लियर होना चाहिए, वर्किंग रिलेशनशिप क्लियर होनी चाहिए, रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूज करना पड़ेगा, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, हमें चेंजेस को अडेप्ट करना पड़ेगा, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ को देखना पड़ेगा, पर्सनली डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ये सारा चीज जरूरी है हमारे प्लानिंग के लिए। ये प्लानिंग के इंपॉर्टेंस है। बेसिक प्रिंसिपल्स और आइडियल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है, प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेशलाइजेशन बहुत जरूरी है, सो स्केलर प्रिंसिपल्स होना बहुत जरूरी है, प्रिंसिपल्स ऑफ अथॉरिटी बहुत जरूरी है, यूनिटी ऑफ कमांड का होना जरूरी है, ट्रांसपेरेंस ऑफ कंट्रोल का होना जरूरी है, रिलेशनशिप क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये सब चीज अगर होगा तो जाके हम बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। स्टाफ यूजुअली 3 तरीके के होते हैं, पर्सनल स्टाफ, स्पेशलाइज्ड स्टाफ और जनरल स्टाफ, याद रखिएगा। और लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, स्टाफ असिस्टेंट होते हैं और लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, मतलब कहीं ना कहीं आप समझिए जो अथॉरिटी क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। क्लियर कि नहीं है? ये सब चीज देख लेना बहुत जरूरी है। ओके, और दूसरी बात है ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन क्या है और उसकी एडवांटेज क्या है, ये समझिएगा। अच्छा,
फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो हमारा FW टेलर थे ना, ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर तरीके से समझाए हैं। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शन है उसके एडवांटेज यही है, स्पेशलाइजेशन, एफिशिएंसी को बढ़ जाना, लिमिटेड ड्यूटी, उतना ही दो जितना वो कर सकेगा, स्कोप को एक्सपेंशन करना, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। डिसएडवांटेज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का ये है जो अथॉरिटी के बीच में कंफ्लिक्ट होना सही चीज नहीं होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से पॉइंट करना हो सकता है, एक्सपेंसिव है, किसमें खर्चीला थोड़ा सा, हर किसी की बस की बात नहीं है, डिसिप्लिन फॉलो लोग नहीं करते हैं, तो ये सब चीज बहुत ज्यादा आ जाता है। डिपार्टमेंट के दो अप्रोच हो जाएंगे। देखिए डिपार्टमेंट का मतलब क्या है, जो मैनेजमेंट की हर एक चीज को फॉलो करता हो, एक्सपर्टीज को फॉलो करता हो। डिपार्टमेंट के दो अप्रोच है, एक टॉप बॉटम अप्रोच है, नेक्स्ट है बॉटम अप अप्रोच है। तो ये सब चीज समझ लेना बहुत जरूरी है, ये देख लेना बहुत जरूरी है। या तो आप मेरी वर्ड को अगर समझ रहे हो तो आप आसानी से क्या कर पाएंगे, इसको इस पे परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट जो हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग की बात की जो मतलब टॉपिक आ रहा है, डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन क्या है, मैनेजमेंट किसी चीज को किसी दूसरे से जब करवाता है तो इसके आर्ट्स को ही हम डायरेक्शन बोलते हैं। यानी मेरी बातों को, मेरी इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो कर रहे हो, ये और कुछ नहीं है, ये डायरेक्शन ही तो है। यानी आप मेरी बातों को मान रहे हो, क्या है, डायरेक्शन ही तो है। डायरेक्शंस मतलब कॉल मैनेजमेंट इन एक्शन, किसके द्वारा बना किया गया है। जैसे बहुत सारे लोग, मैसी है और थियो हेलमेंस है, नूट्स एंड डोनाल्ड्स है, जो इनकी बात किया है। कैरेक्टर्स क्या है डायरेक्शंस का, देखिए आपके पास में ये पता होना चाहिए जो हर मैनेजर क्या काम करेगा, सब ऑर्डिनेट से कैसे काम करेगा, उसको सुपरवाइज कैसे करेगा। किसी भी एक्टिविटी कंटिन्यूअस होनी चाहिए, ह्यूमन फैक्टर मैटर करता है, उसके बिहेवियर कैसा है, एक्टिविटी क्रिएटिव है कि नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है। या डेलीगेशन फंक्शन सही है कि नहीं है। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन क्या है, हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव हो गया, मैक्सिमम इंडिविजुअल्स का जो कंट्रीब्यूशन हो गया, यूनिटी ऑफ कमांड्स हो गया, एप्रोप्रिएट टेक्निक्स हो गया, और डायरेक्ट सुपरविजन हो गया। ये सब कहीं ना कहीं हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, इनिशिएटिव एक्शन लेना, मोटिवेट करना, एफर्ट्स डालना, स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है, चेंजेस करना, एफिशिएंट यूटिलाइज रिसोर्सेज को यूज करना, ये सब आपका इंपॉर्टेंस है डायरेक्शंस का। इसके बिना डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, लीडरशिप की बात कर लेते हैं। सर ये लीडरशिप क्या है? नूट्स और डोनाल्ड के अनुसार लीडरशिप एक एबिलिटी है जहां पर मैनेजर या एक्सपर्ट जो होते हैं ना, वो सामने वाले को अपने कम्युनिकेशन के जरिए इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, जिसके कारण वो अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं। ये लीडरशिप है। इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप, हमारी बात हम इस तरीके से अपनी बातों को रखेंगे ना, जो लोग हमारी बातों को स्मूथली क्या कर सके, समझ सके और हमारी बातों को मान सके। लीडरशिप के लिए इंपॉर्टेंस क्या है? टास्क सपोर्ट होना चाहिए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट होना चाहिए, डेवलप इंडिविजुअल्स होना चाहिए, टीम स्पिरिट होना जरूरी है, मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है, फीडबैक लेना बहुत जरूरी है, चेंजेस अपने आप को करना जरूरी है, डिसिप्लिन को मेंटेन करना जरूरी है। क्लियर कि नहीं है? ये सारा चीज आपके अंदर होना चाहिए। अच्छा, ये जो हम किस तरीके से बात करते हैं, बेसिस ऑफ पावर की बात करें तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होता है। यानी कि मेरा ये कहने का सिचुएशन के हिसाब से हम अपने आप को ढालते हैं। निगेटिव लीडरशिप को हम जो निगेटिव लीडरशिप क्या है ना, एक वर्कर्स को आप मोटिवेट नहीं कर सकते हो, जहां पर हमेशा हम अपने, देखो अगर मेरे को जिंदगी में कुछ उखाड़ना है, कुछ बड़ा करना है ना, मुझे को दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन कोई ऐसे इंसान में आप रहो जो बड़े बड़े बातें तो करता है लेकिन काम जीरो करता है। यानी मेरा ये कहने का मतलब है, आप ये समझ लीजिए, वो जैसे बोलता है यार ये नहीं कर पाएगा, वो इंसान कुछ नहीं कर पाएगा, वो कुछ भी नहीं है, देखते हैं क्या उखाड़ लेगा। मेरा कहने का मतलब नेगेटिव लीडरशिप है, क्योंकि वो किसी को अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, उसको डीमोटिवेट कर रहा है। तो अप्रिसिएशन बहुत जरूरी है, तो ये होना जरूरी है। लीडरशिप का मतलब होता है जितने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है उसको सॉल्व कैसे किया जाए, बहुत कम समय में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, लीडरशिप का कुछ ट्रिक्स है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, इमोशनली आपको स्टेबल होना पड़ेगा, डोमिनेंस को समझना पड़ेगा, आपकी इंथुजियाज्म जो है उसको समझना पड़ेगा, सोशल बॉर्डनेस होगा, टफ माइंडनेस होना चाहिए, सेल्फ एश्योरेंस होना चाहिए, हाई एनर्जी आपके अंदर होना चाहिए, मैच्योरिटी होना जरूरी है, टीम ओरिएंटेड होना जरूरी है, करिश्मा, बोलने से आपके लोग फिदा हो जाए, ये होना बहुत जरूरी है। ये सारा चीज कहीं ना कहीं जरूरी है, तब जाके आप अपने आप को ग्रो कर पाते हो। चलिए लीडरशिप की तो बात हमने कर लिया, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टाफिंग की।
बहुत कम समय है, कम से कम समय में मैं चाहता हूं जो आप पूरी स्कोर कर सको। इसलिए मैं ये इन सब टॉपिक को एक नॉर्मल डिस्क्रिप्शन यानी कि बुलेट पॉइंट्स के थ्रू में क्या कर रहा हूं, आपको समझाते हुए निकल रहा हूं। स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग का रिलेशन रिक्रूटमेंट से होता है, सिलेक्शन से होता है, डेवलपमेंट से होता है, ट्रेनिंग से होता है, कंपनसेशन से होता है। क्लियर है ना? स्टाफिंग लाइक हम किस तरीके से मैनेजमेंट को संभाल सकते हैं, स्टाफ को कैसे संभाल सकते हैं, रिसोर्स को कैसे संभाल सकते हैं, यानी कि हम उसी को हायर करेंगे राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे, राइट पर्सन अगर आ जाए ना, तो इससे बेहतर कुछ नहीं होता है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। क्लियर के नहीं है? यानी एफिशिएंट परफॉर्मेंस अदर फंक्शन पे कैसे परफॉर्म करोगे, ये अदर फंक्शन में परफॉर्म करता कौन है? स्टाफ ही तो करता है, मैनेजमेंट ही तो करता है, टेक्नोलॉजी को रिसोर्सेज कौन यूज करता है? यही लोग तो करते हैं। ऑप्टिमम ह्यूमन रिसोर्स को ऑप्टिमम यूज कौन करेगा? इनके द्वारा ही तो किए जाएंगे। मोटिवेशन भी कौन होगा? यही होगा ना। इसकी मोरलिटी काफी हाई होती है। तो याद रखिएगा ना, ये अगर जो टीम आप बिल्ड कर रहे हो, ये ऑपरेशनल प्रोसेस जो चल रहा है, इसमें जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा ना, वो हमें फॉलो करना बहुत जरूरी है। हमें टीम वर्क करना जरूरी है, सुपरवाइजरी करना जरूरी है। दूसरे फंक्शन जो हम तय कर रहे हैं उस पर कैसे परफॉर्म करेंगे, ये जानना भी तो बहुत जरूरी हो जाता है। ये सारा चीज कहीं ना कहीं स्टाफिंग के जरिए ही किया जा सकता है। नेक्स्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर हम लोग बात करते हैं मोटिवेशंस की। मोटिवेशन बहुत जरूरी है। मोटिव का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्टिव को कैसे फुलफिल करना, यानी किसी एक्शन पे मूव कैसे करना, ये मोटिवेशन होता है। जिसको सुन करके बोलते हैं हाँ यार ये सही बंदा है, सही बात कर रहा है, इसको सुन के हमें मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी मिलता है, इसकी राय सही है, मैं करूंगा, अब ऐसा काम करूंगा, ऐसा काम करूंगा जिससे लाइफ में मैं कुछ बड़ा उखाड़ूंगा। ये मोटिवेशन ही तो है। याद रखिएगा, मोटिवेशन मैनेजमेंट का कोर हिस्सा होता है। अगर एक इंसान मोटिवेट होना तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, वो अपने लाइफ को बेहतर तरीके से समझ सकता है। तो मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। रिसोर्सेज को आप फुल्ली यूटिलाइज करोगे, क्लियर कि नहीं है, और आपकी लेबर ओरिएंटेड प्रॉब्लम जो है रिड्यूस हो जाएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, आपकी स्किल्स एंड नॉलेज को इंप्रूव करना, ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस उसको एक्सेप्ट करना, आपका बेटर इमेज बन रहा है, आप ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हो, इकोनॉमिकली आप ग्रोथ कर रहे हो, ये सब मोटिवेशन का ही तो पार्ट है। लेकिन इसमें एक और पॉइंट मैं जोड़ रहा हूं, मैकग्रोवर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इस बंदे ने ये बोला है रिस्पॉन्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। थ्योरी एक्स की बात मैकग्रोवर ने किया था। मोटिवेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना जरूरी है, मोटिवेशन होना जरूरी है, टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन होना जरूरी है, ऑब्जेक्टिव क्लियर होना हमारा जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना जरूरी है, रेसिस्टेंस टू चेंजेस होना जरूरी है, परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। ये सब हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ये सारा चीज हमारा कहीं ना कहीं बताया गया है। फिर आपका थ्योरी ऑफ जो वाई है, ये थ्योरी ऑफ वाई भी कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। इनके अनुसार किसी को अप्रेजल देना, एक्सपेंसेस को ध्यान में रखना, ड्यूटी को ध्यान में रखना, कमिटमेंट को पूरा करना, अपॉर्चुनिटी हो गया, सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी होता है। क्लियर कि नहीं है? तो ये सारा चीज कहीं ना कहीं मोटिवेशन का पार्ट बन जाता है। तो चलिए मैंने आपको एक कोऑर्डिनेशन वगैरह आप ये समझ लीजिए, कोऑर्डिनेट कैसे करोगे, ग्रुप एफर्ट्स कैसे डालोगे, यूनिट से यूनिटी ऑफ एफर्ट्स क्या होगा, आप किस तरीके से एक्शंस लोगे, ये कहीं ना कहीं इन सब मैनेजमेंट से बताया गया है। तो ये एक डिस्क्रिप्शन था जो मैं आपको दे रहा था ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा। तो इससे आप आसानी से जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे उसको आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से रिपीट होंगे। चलिए हेनरी फ्योल इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, ये बता चुका हूं। हु रोड द फेमस बुक प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, पीटर ड्रकर ने लिखा था। That was the first man of introducers the scientific approach, F.W. टेलर। एकदम ध्यान देना ही नहीं है और आसानी से मतलब तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व करना है। That is the combination of justice and kindness of the employee or all level, equity आता है इसमें। डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोल फंक्शन परफॉर्म किसके द्वारा किया जाता है? टॉप लेवल के द्वारा, सीईओ, एमडी हो गया, इन लोग के द्वारा होता है। Which one of the following point is not a characteristic of planning? प्राइमरी सिंप्लिसिटी, ऑब्जेक्टिविटी है, एक्सट्रीम रिजिडिटी नहीं आता है इसमें। गुड प्लान मीन्स रिमूवल ऑफ अनसर्टेनिटी को हटा देना, अटेंशन ऑब्जेक्टिव के ऊपर रखना, कोऑर्डिनेट करना, ऑल ऑफ चीज।
Who was the advocate of 14 principle of management? Henry Fowler भैया. Dash is the harmonious interrelations of functions and staff organization. Advocate of bureaucratic management Max Weber है. Which is not the features forecasting organization ही forecasting से होगा. It is the entirely of objective functions, responsibility, power and obligation. Organizational structures है. It refers to method influencing the activity as an individual or group toward achievement. Leadership हो जाएगा. Influence the outlook. Leadership ही मेन है जो दिखता है, मतलब जिसकी बातें हर कोई क्या होता है फॉलो करता है. कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी रिलेटेड मोटिवेट करना, इसकी याद रखना. कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी किससे रिलेटेड है? मोटिवेशन से. Decentralization of the power, authority and decision making in the future of democratic leadership. Death is a process of stimulating of people to accomplish desirable motivation. The advocate of X and Y theory, मैं तो कुछ देर पहले ही बोला हूँ, मैकग्रोवर. ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. X और Y theory किसके द्वारा दिया गया है? मैकग्रोवर के द्वारा. क्लियर है? फियर एंड पनिशमेंट थ्योरी जो उन्होंने ट्रेडिशनल थ्योरी मोटिवेशन की बात करता है. भैया सिंपल सी बात है, अच्छा काम करना भी एक बड़ी बात है और उसके लिए पनिशमेंट देना भी एक बहुत बड़ी बात है. लास्ट स्टेप्स क्या है मैनेजमेंट का? कंट्रोलिंग है. which one of the following directly related to motivation? remuneration. भैया सब बाबू ने भैया सबसे बड़ा रुपया. बात विचार से कुछ नहीं होता है जब तक आपके जेब में पैसा ना हो. तो आपके जेब में पैसे का होना बहुत जरूरी हो जाता है. पैसा है लाइफ में बहुत कुछ उखाड़ोगे. तो रिमुनेशन यानी कि अंदर से मोटिवेशन तब मिलता है जब जेब में क्या रहेगा? पैसा आएगा. हाँ, सिंपल सी बात है. आपको मैं ये बोलूँ ना, अगर आपके जेब में है रोकड़ा तो लड़की बोलेगी भैया तू ही मेरी हस्बैंड है, तू ही मेरा पति है, तू ही मेरा सब कुछ है. यानी कहने का मतलब है रेमुनेशन जो है ना इतनी पावरफुल चीज है ना, जिंदगी की हर वो प्रोस्पेक्ट को बदल लेता है. सर लड़की पैसे से थोड़ी आती है बेटा. लड़की को बच्चे पालने के लिए पैसे का होना बहुत जरूरी है. कपड़ा खरीदने के लिए पैसे का होना जरूरी है. हर किसी को चाहता है जो एसी के रूम में सोए और उसकी लाइफ बेहतर से बेहतर हो. पैसा मायने रखता है. पैसे से बड़ा कुछ भी तो नहीं है. लेकिन आप बोलोगे जो पैसा एक वेस्ट ऑफ पेपर है, लेकिन बिना पैसे का कुछ कर भी नहीं सकते हो. एक जो किसी इंसान की अगर मृत्यु हो जाती है ना, उसमें भी लोग अगर जाता है ना कहीं तो ये बोलता भैया चाय पीना है, भैया इस लकड़ी के लिए इतना पैसा लगेगा. हर एक जगह पे पैसे की जरूरत है. लड़के नहीं है तो बाबू को पिज्जा खिलाने के लिए पैसे ही चाहिए, कैब में घुमाने के लिए पैसे ही चाहिए. बाबू जब बेबी के लिए फोन खरीदेगा उसको भी पैसा ही चाहिए. और बेबी अगर बाबू के लिए कुछ भी कर देगा तो उसके लिए भी पैसा ही चाहिए. अब्राहम मैस्लो एज अरेंज द ह्यूमन नीड्स ऑफ क्रोनोलॉजिकली द फॉलोइंग वे मार्क द करेक्ट अरेंजमेंट. साइकोलॉजिकल है, सेफ्टी है, सोशल स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है. ये वीवीआई कर दीजिए, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. फैक्टर एसोसिएट विद द मोटिवेशन थ्योरी ऑफ हर्जबर्ग. हाइजीनिक फैक्टर्स है और मोटिवेटिंग फैक्टर्स है, बोथ ए एंड बी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्री कंडीशन कंट्रोल प्लानिंग है. Which one of the following not the components of overall control? Human resources. क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजिकल पल भर में जो बातें आपसे लड़का या लड़की या कोई भी बोलेगा ना, पल भर में बदल जाएगा. अभी आपके में बहुत अच्छा है, प्यार मोहब्बत चल रहा है, कल को आप उसकी जानी दुश्मन भी तो बन सकते हो. यानी कहने का मतलब ह्यूमन फैक्टर्स, ह्यूमन की कोई गारंटी नहीं है. वो पल भर में क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है. मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थन ट्रू. दूसरे के द्वारा करवाते हो जो काम, उसको किसने बोला था? मेरी पार्कर पोलेट ने बोला था. विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ मैनेजरियल फंक्शन करेक्ट सीक्वेंस. पहले प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. मैनेजमेंट इज ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यूनिवर्सल वर्क प्रोसेस है. विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट टू सुपरवाइज द वर्क है. विच इज नॉट द मेरिट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. वेलफेयर ऑफ वर्कर्स है. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इज फंडामेंटल फेस. डिलीगेशन हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रीजन बिहाइंड डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी? लिमिटेशंस ऑफ रिसोर्सेज. एडवांटेज क्या है डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का? याद रखिएगा, रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ एग्जीक्यूटिव और इनहेंस करना मोरल ऑफ द स्टाफ. बी डैश इज द एबिलिटी ऑफ मैनेजर टू एक्सर्ट इनर रिलेशंस, इंटर पर्सनल इन्फ्लुएंस की लीडरशिप के द्वारा ही हो पाएगा. इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक
In the context of socio-economic changes, it becomes impossible for an organization to sustain an existence for long time without leader. बिना लीडर का आप लंबे समय तक आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो। मोदी जी के इम्पैक्ट काफी ज्यादा हमारे इंडिया में पड़ रहा है। क्यों इसलिए पड़ रहा है? क्योंकि उनकी लीडरशिप में बहुत सारे काम अच्छा हो रहा है। तो एक कंप्लीट और एक बेहतर लीडरशिप होना बहुत जरूरी है। कंट्रीब्यूटर्स जैसे हमारे बंगाल्स में दीदी का लीडरशिप बहुत अच्छा है। तो सिंपल सी बात है, जितनी अच्छी लीडरशिप होगा उतना बेहतर तरीके से काम हो पाएगा, वहां पर उतनी स्टेबिलिटी होगा, शांति होगा। कंट्रीब्यूटर्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर स्कूल एफ मैथ्यू हर्जबर्ग एंड मैरी पार्कर फोर्ट ने बोला है, दैट इज द सिस्टम ऑफ प्रूव द फीचर्स ऑफ इंटरफेरेंस फ्रॉम नोन फैक्ट्स। ये फोरकास्टिंग होना जरूरी है, क्लियर कि नहीं है? प्लानिंग शुड बी करेक्ट एंड प्रिसाइज होना जरूरी है। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, वांट ऑफ रिलायबल इंफॉर्मेशन, ये बहुत जरूरी है भैया। ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड लॉन्ग रेंज प्लान बोलते हैं। बिजनेस फोरकास्टिंग रिफर करता है इंटरफेस ऑफ प्रोबेबल इवेंट्स को। प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग आर सिनोनिमस है बिकॉज दे डील विद फ्यूचर फिनोमेना को डील करता है। प्रिंसिपल ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, ये किस बेसिस पे है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस पे है। और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, एलोकेशन ऑफ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉय के बीच में बांटना। Functional organization established in the relational principles division of labor है। Most important quality required to leader, courage और to accept responsibility को accept करना सबसे बड़ी बात होती है। Behavior continuum leadership theory was developed by R. Tenebrum and W. Iscambit हो जाएगा। Team of managerial greed is the style of leadership, minimum possible attention is given to worker and productions। Recruitment, selections and placements are the main functions of motivation. Which one of the following is correct? Performance is equal to ability and motivations होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यू की तरफ। हियरार्ची ऑफ नीड्स theory was introduced by Abraham Maslow. What types of control is a budget? Financial, क्योंकि आपके हाथ में है, आप पता है आपको, आप फाइनेंस को कंट्रोल कर सकते हो, क्लियर कि नहीं है? नंबर ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट 3 है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैज बीन डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, ऑल ऑफ दीज। इन ब्लैक माउंटेन मॉडल टीम सिग्निफाइड टास्क प्रोसेस स्टाइल किसका है? 9x9 की है। टॉप लेवल मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, बजट तीनों करता है। कंट्रोलिंग इज कंसीडर्ड लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है कंट्रोलिंग। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को हम लोग क्या बोलते हैं? लीडर सेंटर्ड बोलते हैं। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्टेंट ऑफ डिपार्टमेंटल मैनेजर, इंप्लीमेंटेशन करना, मोटिवेट करना। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, रिसोर्सेज को यूज करना, एलोकेट करना, फंड को एलोकेट करना, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना। प्लानिंग क्रिएटिव, फ्लेक्सिबल, प्रॉपर होनी चाहिए। डिपार्टमेंटल प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ये मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर्स के द्वारा फॉलो किया जाता है। हैथ्रॉन एक्सपेरिमेंट्स आर रिलेटेड टू ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। The departmentations can be created by function, by process, by product. Which theory assumes the people are naturally lazy and will avoid work responsibility possible? Theory X की बात हो रहा है। Which one of the following directly related to motivation, remuneration? बाबू ना भैया सबसे बड़ा रुपया। लीडरशिप इन्फ्लुएंस करता है पीपल को। अथॉरिटी पावर डिसीजंस लेने में मदद करता है। फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग क्या है? परसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी को समझना बहुत जरूरी होता है। असाइनिंग वर्क टू अदर्स एंड गिविंग देम अथॉरिटी टू इट्स कॉल्ड, इसको डेलीगेशन बोलते हैं। टू मैनेज दिस, टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल, ये किसके द्वारा डिफाइन किया गया? हेनरी फ्योल के द्वारा। पायनियर ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच एल्टन मायो की बात एल्टन मायो ने बोला है। हेनरी फ्योल लेड डाउन 14 प्रिंसिपल्स है।
FW टेलर एसोसिएटेड विद साइंटिफिक मैनेजमेंट है। Every subordinate should receive order from and accountable to only one superior, इसको यूनिटी ऑफ कमांड बोलते हैं। Determinations of standard, measurement of performances, comparisons of actual performances with the standard, analyzing and causes of deviation, taking corrective action, ये steps in controlling का steps है। Formal authority flow upward and downward, ये formal organizations की बात कर रहा है। The first functions of management जो है ये हमारा प्लानिंग ही है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है। फीचर ऑफ फोरकास्टिंग मल्टीप्लिसिटी, एडवाइजरी फंक्शन, फीचर्स ऑफ ओरिएंटेशन होती है। डायरेक्शन इज अ प्राइम फंक्शन विच इज परफॉर्म आफ्टर द प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। The dash function is the heart of administration and directing. Management is the combination of arts and science. Management is creative and continuous process. Traditional control technique which are were used through years are break even analysis, battery control, ratio analysis. ये तीनों चीज बहुत जरूरी होता है मैनेजमेंट के लिए। स्टाफिंग एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। लीडरशिप्स आर बॉर्न एंड नॉट मेड, क्लियर है ना। Forecasting is an essential of ingredient of planning. Functional organization established on the principle of division of labor. Dash to management emphasis managing people by understanding of psychology behavior approach. Authority, discipline, divisions of work, unity of command, 4 of fuel 14 principles. Dash is concerned with finding the right people to the right job. ये स्टाफिंग के लिए है। अच्छा लोग अच्छे समय पे अच्छे जगह पे अपॉइंट होगा, काम बेहतर होगा। मोटिवेशन मेक्स पीपल विलिंग टू डू देयर वर्क द बेस्ट वे दैट कैन बी इंप्रूव देयर प्रोडक्टिविटी। मोटिवेशन हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप क्रिएशन, इंक्रीज बिल्डिंग ऑफ क्रिएशन ऑफ कॉन्फिडेंस, इंक्रीजिंग इन एफिशिएंसी, बिल्डिंग ऑफ मोरल, ये चारों जरूरी, तीनों जरूरी है। कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्यूल एंड टेलर, ये कंप्लीमेंट्री है एक दूसरे के लिए। डैश इज एन एग्जांपल ऑफ स्टीम यूनिट, स्टेटस बहुत जरूरी है। डैश इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग इंस्पेक्शंस। डैश रेफर टू ऑल मेजर्स व्हिच आर यूज्ड टू मोटिवेट पीपल टू इंप्रूव परफॉर्मेंस, इंसेंटिव्स। ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये स्टाफिंग में होता है। इन्फॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव, डिपार्टमेंटल मीटिंग्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम, डायरेक्ट सुपरविजन, इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम, ये टेक्निक्स कोऑर्डिनेशन का है। गुड लक, होप तो आपका एग्जाम बहुत बेहतर जाए। आपको वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहता हूं, टेलीग्राम चैनल पे जाइए। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपका जो भी प्रॉब्लम हो आएगा नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए हो चाहे किसी भी सेमेस्टर के लिए हो, कोई भी डाउट होगा, प्रोफेशनल कोर्सेज का भी डाउट होगा, वो भी क्लियर करेंगे। और हम कोशिश करेंगे आपके लिए टॉपिक जल्दी से जल्दी मतलब यूट्यूब पे लेके आए। और मैं चाहता हूं जो आप लोग बेहतर से बेहतर मार्क्स लेके आओ। मेरे छोटे भाई बहन को मेरी तरफ से गुड लक। थैंक यू सो मच।